गुड मॉर्निंग क्लास। आज 1 दिसंबर है और लास्ट क्लास में हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सेकंड रूल स्टार्ट किया था, जो कि था कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस हम किसे कहेंगे? व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर एडजॉइनिंग विद एंड। जब दो सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हुए होंगे तो हम उसे कंपाउंड सब्जेक्ट कहेंगे। और कंपाउंड सब्जेक्ट का मेन कंसेप्ट या मेन रूल क्या है कि कंपाउंड सब्जेक्ट में हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। ठीक है, साथ ही के साथ हमने कंपाउंड सब्जेक्ट का एक एक्सेप्शन भी हमने देखा था। उसमें हमने ये देखा था कि अगर दोनों सब्जेक्ट्स के पहले ईच लिखा हो, या दोनों सब्जेक्ट के पहले एवरी लिखा हो, या एक सब्जेक्ट के पहले तो ईच लिखा हो और दूसरे सब्जेक्ट के पहले एवरी लिखा हो, या एक सब्जेक्ट के पहले ईच लिखा हुआ हो, दूसरे सब्जेक्ट के पहले कुछ भी नहीं लिखा हुआ हो, या पहले सब्जेक्ट के पहले कुछ भी नहीं लिखा हुआ हो, या दूसरे सब्जेक्ट के पहले एवरी लिखा हुआ हो, तो ऐसे वाले सेंटेंस में, और वो भी कैसे सेंटेंस है? कंपाउंड में, मतलब दोनों सब्जेक्ट किससे जुड़े हुए होंगे? एंड से। तो ऐसे कंपाउंड सेंटेंस में हम वर्ब हमेशा सिंगुलर ही भरेंगे, और उससे रिलेटेड हमने एग्जांपल्स भी किए थे। ये था हमारा कंपाउंड सेंटेंस का एक्सेप्शन नंबर 1। अब हम देखेंगे कंपाउंड सेंटेंस का एक्सेप्शन नंबर 2। देखिए, ये कंपाउंड सेंटेंस का एक्सेप्शन नंबर 2 है। जैसे when two singular noun together makes one complete sentence। देखो, when two singular noun together makes वन कंप्लीट सेंटेंस, मतलब जब दो नाउन दिए गए होंगे तो वो भी कंपाउंड, मतलब दोनों के दोनों नाउन या सब्जेक्ट किससे जुड़े हुए होंगे? एंड से जुड़े हुए होंगे। समझ में आई मेरी बात? कंपाउंड सेंटेंस से तो रूल तो वही फॉलो होगा कि दोनों के दोनों एंड से जुड़े होंगे, तभी हम उन्हें कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। लेकिन ये क्या कह रहा है कि जब दो नाउन किससे जुड़े हुए हों? एंड से जुड़े हुए हों, लेकिन उन दो, जब हम उस नाउन को देखें, ठीक है, जब हम उन दोनों नाउन्स को देखें तो वो बिल्कुल भी अलग अलग ना लगे, वो बिल्कुल क्या लगे? एक सिंगुलर एंटिटी ही लगे, एक सिंगुलर थिंग ही लगे। तब दैट टू सिंगुलर नाउन टुगेदर मेक्स वन कंप्लीट सेंस। जब दो सिंगुलर नाउन दोनों एक साथ मिलकर एक ही कंप्लीट सेंस दे रहे हैं, जब सेंस एक ही आ रहा है, ठीक है, दैट टाइम we put singular verb in the blank space। देखो क्या कह रहा है? दो सिंगुलर नाउन होंगे, कंपाउंड वाले दो सिंगुलर नाउन होंगे जो कि एंड से जुड़े हुए होंगे, लेकिन जब उन दोनों सिंगुलर नाउन को हम ध्यान से देखेंगे, या जब उन दोनों सिंगुलर नाउन्स को हम ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, तो उन दोनों सिंगुलर नाउन का एक ही कंप्लीट सेंस आएगा। कितना सेंस आएगा? एक ही कंप्लीट सेंस आएगा। जब दोनों सिंगुलर नाउन का सेंस एक ही आ रहा है, इट मींस वो दोनों सिंगुलर नाउन भी कैसे हैं? एक ही हैं। अब जब नाउन या सब्जेक्ट एक है तो वर्ब भी कैसे आएगी? सिंगुलर ही आएगी, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल कहता ही ये है कि जैसा सब्जेक्ट या जैसा नाउन वैसे ही वर्ब। It means if our subject is singular, that time we have to put singular verb in the blank space, and if our subject is plural, that time we have to put plural verb in the blank space। समझ में आई आपकी बात? क्लियर हुई? ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल से आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा अच्छा एग्जांपल है। देखो, राजमा and rice my favorite dish। राजमा एंड राइस डैश इज my favorite dish। अब देखो, हम बोलते हैं कि आपका फेवरेट फूड कौन सा है, तो अगर मैं नॉर्मल बोलूँ राजमा चावल, ठीक है, दाल बाटी,
समझ रहे हो मेरी बात? राजमा चावल, दाल बाटी, मटर पनीर, पालक पनीर, समझ में आई मेरी बात? तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है? राजमा भी अलग चीज़ है और राइस भी अलग चीज़ है, लेकिन जब इनको बोला जाता है तो एक साथ इन्हें बोला जाता है, ठीक है? जब इनको बोला जाता है तो क्या बोला जाता है? एक साथ इन्हें बोला जाता है, मतलब कि सेंस कैसा देता है? सिंगुलर सेंस देता है। जब ये दोनों मिलकर सिंगुलर सेंस दे रहे हैं तो वर्ब भी कैसे आएगी? सिंगुलर ही आएगी। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, एक एग्जाम्पल देखो, लिख लो। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर was were his daily breakfast. Bread and butter was were his daily breakfast. ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? अब देखो, ब्रेड और बटर दोनों दिखने में तो अलग है, लेकिन इनको साथ में ही खाया जाता है ब्रेकफास्ट के टाइम में, तो बोला भी इनको साथ में जाता है, ब्रेड एंड बटर। इस वजह से जब इनको बोला साथ में जा रहा है तो मेरे सेंस साथ में आ रहा है, मतलब जब ये सिंगुलर एंटिटी को शो कर रहा है तो ब्लैंक स्पेस में भी वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर ही वर्ब आएगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है क्लास, तो ये क्या होगा? ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस का एक्सेप्शन नंबर 2। कंपाउंड सेंटेंस कहते किसे हैं? जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए होंगे उसे कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे, उनमें वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी, लेकिन एक्सेप्शंस में वर्ब हमेशा कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। तो यही दो एक्सेप्शंस थे कंपाउंड सेंटेंस के, ठीक है? दो रूल हो चुके हैं हमारे पास, एक तो मैंने पढ़ा दिया आपको आइदर और, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो और ये दूसरा कंपाउंड सेंटेंस का। अब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के तीसरे रूल पर आ रहे हैं, ठीक है? अब देखिए, तीसरा रूल, दो सब्जेक्ट हैं ए और बी, अगर इन दो सब्जेक्ट के बीच में एज वेल एज आ जाए, अगर इन दोनों सब्जेक्ट के बीच में क्या आ जाए? एज वेल एज आ जाए, अलॉन्ग विद आ जाए, ठीक है? अलॉन्ग विद हो गया, टुगेदर विद हो गया, इन एडिशन टू हो गया, together with, in addition to, in addition to, with not and not, with not and not, with not and not, general by, led by, dominated by, general by, led by, dominated by, और भी है, वो भी एक बार होगा, ठीक है? दो सब्जेक्ट है ए और बी, उनके बीच में अगर ये चीज लिखी हुई है, जैसे एक और ले लीजिए, accompanied by, ठीक है? accompanied by, excluding, but besides, excluding, but besides,
headed by guided by guided by controlled by run by controlled by run by controlled by run by rather than अगर आ जाए। देखो रूल क्या है, दो सब्जेक्ट है आपके पास ए और बी, दो सब्जेक्ट है आपके पास ए और बी, इधर जगह कम पड़ गई इससे बाकी का उधर लिख दिया मैंने, ठीक है। आपको एक के नीचे एक लिखना है। दो सब्जेक्ट है आपके पास ए और बी, अगर इन दो सब्जेक्ट के बीच में या तो एज वेल एज लिखा हुआ आ जाए, या अलॉन्ग विद लिखा हुआ आ जाए, या टुगेदर विद लिखा हुआ आ जाए, या इन एडिशन टू लिखा हुआ आ जाए, या विद लिखा हुआ आ जाए, या नॉट लिखा हुआ आ जाए, या एंड नॉट लिखा हुआ आ जाए। देखो अगर एंड लिखा हुआ है तो तुम ये बोलोगे स्टार्टिंग वाले के दो सब्जेक्ट के बीच में अगर एंड आ गया तो कंपाउंड सेंटेंस हो गया, लेकिन अगर एंड के जस्ट बाद में नॉट आ गया या कोई भी ऐसा वर्ड आ गया जो कि नेगेटिव सेंस को शो कर रहा है तो वो कंपाउंड सेंटेंस नहीं होगा। इस चीज को याद रखना, ठीक है। तो दो सब्जेक्ट के बीच में तो एंड नॉट आ जाए, जनरल बाय आ जाए, लेड बाय आ जाए, डोमिनेटेड बाय आ जाए, अकम्पेनिड बाय आ जाए, एक्सक्लूडेड आ जाए, बट बिसाइड्स आ जाए, सॉरी बट अलग से बिसाइड्स आ जाए। इस चीज को याद रखना है। साथ में लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिख देता हूँ हेडेड बाय आ जाए, गाइडेड बाय आ जाए, कंट्रोल्ड बाय आ जाए, रन बाय आ जाए, रेदर देन बाय आ जाए, या बिसाइड्स आ जाए दो सब्जेक्ट के बीच में। तो अब हम वर्ब किसके अकॉर्डिंग पुटअप करेंगे। देखो हमने रूल नंबर पहला पढ़ा था कि अगर दो सब्जेक्ट आ रहे हैं आइदर और के साथ, नाइदर नॉर के साथ, नॉट ओनली बट आल्सो के साथ, या और के साथ आ जाए अगर दो सब्जेक्ट, तो हम हमेशा वर्ब सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पुटअप करते हैं। if our second subject is singular, that time we have to put singular verb in blank space, and if our second subject is plural, that time we have to put plural verb in the blank space। समझ में आ गया पहला रूल ये था। अब देखो तीसरा रूल क्या कह रहा है कि अगर दो सब्जेक्ट के बीच में ये सब चीजें लिखी हुई आ जाए, दो सब्जेक्ट के बीच में अगर ये सब चीज लिखी हुई आ जाए तो हम वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पुटअप करेंगे। किसके वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पुटअप करेंगे? पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पुटअप करेंगे। अगर हमारा पहला वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें वर्ब भी सिंगुलर पुटअप करनी है, और अगर हमारा पहला वाला सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें वर्ब भी प्लूरल ही पुटअप करनी है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो ये लिखा हुआ है दैट टाइम, इसके बाद पहले आप ये लिखना, एक के नीचे एक लिखना, फिर ये उसके नीचे लिखना, और उसके बाद में ये लिखना दैट टाइम we have to put verb in the blank space according to our first subject of the sentence। समझ रहे हो मेरी बात? अगर दो सब्जेक्ट के बीच में ये चीजें लिखी हुई आ रही है तो हमें ब्लैंक स्पेस में वर्ब फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पुटअप करनी है। अगर हमारा फर्स्ट वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ब्लैंक स्पेस में सिंगुलर वर्ब पुटअप करनी है, और अगर हमारा फर्स्ट वाला सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें ब्लैंक स्पेस में भी ब्लैंक स्पेस में भी वर्ब प्लूरल ही पुटअप करनी है। अब यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे वाले में इसके एग्जांपल करते हैं। लीजिए अब यहाँ पर मैं एग्जाम्पल का नोट्स करूँ।
अब देखो रिया क्या है, हमारा पहला वाला सब्जेक्ट है। फिर लिखा होगा एज वेल एज, फिर लिखा होगा हर ब्रदर्स। हर ब्रदर्स हमारा क्या है, दूसरा वाला सब्जेक्ट है। अब देखो दूसरा वाला सब्जेक्ट प्लूरल है, ठीक है, और पहला वाला सब्जेक्ट है सिंगुलर जो कि रिया है। लेकिन इन दोनों सब्जेक्ट के बीच में क्या लिखा हुआ है, एज वेल एज। तो मैंने क्या बताया कि अगर किसी भी किन्हीं दो सब्जेक्ट के बीच में एज वेल एज, एक्सक्लूडिंग, विद, नॉट, एंड नॉट, बिसाइड्स, बट, accompanied by, headed by, guided by, controlled by, run by, etc. अगर कोई भी चीज लिखी हुई आती है तो वर्ब हमेशा कौन से वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पुटअप होगी, पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पुटअप होगी। क्योंकि इस सेंटेंस में हमारा पहला वाला सब्जेक्ट रिया है जो कि सिंगुलर है, इस वजह से हमें ब्लैंक स्पेस में भी सिंगुलर वर्ब ही पुटअप करनी पड़ेगी। और हम जानते हैं कि आर एक प्लूरल वर्ब है और इज क्या है, एक सिंगुलर वर्ब है। इस वजह से हमने ब्लैंक स्पेस में कौन सी वर्ब को पुटअप किया है, सिंगुलर वर्ब को पुटअप किया है। बहुत ही शानदार और बहुत ही प्यारा टॉपिक है ये, बस इसके रूल याद होने चाहिए। बहुत ही इजी हो जाता है हमारे लिए, हर एक काम बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। एक बार एग्जांपल को देख लेते हैं, देखिए you and not I, you and not I to blame, to blame। अब देखिए पहला वाला सब्जेक्ट यू, दूसरा वाला सब्जेक्ट आई, इन दोनों के बीच में लिखा हुआ है एंड नॉट। एंड लिखा हुआ तो कंपाउंड का समझ लेना, मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब देखो यू कैसा सब्जेक्ट है हमारा, प्लूरल, और यहाँ पर प्लूरल वर्ब कौन सी है, आर। तो ब्लैंक स्पेस में कौन सी वर्ब पुट करेंगे, आर। याद रखा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे करते हैं नेक्स्ट रूल। ठीक है क्लास, अब देखिए देखिए नेक्स्ट रूल देखिए, चौथा रूल, व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद देयर और हियर, व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद देयर हियर, then we use verb according to main subject of that sentence, main subject of that सेंटेंस। देखो क्या कह रहा है ये चीज कह रहा है कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत देयर या हियर से हो रही है, अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत देयर या हियर से हो रही है तो उस सेंटेंस में वर्ब, अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत देयर या हियर से हो रही है तो उस सेंटेंस में वर्ब उस सेंटेंस के मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भरी जाएगी। देखो उस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर बनेंगे, और उस सेंटेंस का अगर मेन सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल बनेंगे। जैसे देखिए एग्जांपल देखिए, देयर डैश
is a person in that village, here the fence। देखिए रूल क्या कह रहा है कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत या तो देयर से हो या हियर से हो, तो उस सेंटेंस में वर्ब, उस सेंटेंस में ब्लैंक स्पेस में वर्ब हम उस सेंटेंस के मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भरेंगे। अगर उस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर, और अगर उस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल। अब देखो देयर डैश दो ऑप्शन है एग्जाम। अब देखो क्या लिखा होगा, अ पर्सन इन दैट विलेज, मतलब उस गांव में एक इंसान है। अ पर्सन कौन सा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, ठीक है, एक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब एक, मतलब ये कैसा है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ब कैसे आएगी सिंगुलर। अब यहां पर देखो हियर डैश इज आर ऑप्शन है द पेन्स, पेन्स लिखा हुआ है मतलब प्लूरल, मतलब कैसी है प्लूरल है। तो जब प्लूरल हमारा सब्जेक्ट या नाउन है तो वर्ब भी कैसे आनी है प्लूरल आनी है। अब यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए और आज हम सिर्फ यही तक पढ़ेंगे, बाकी का हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक का आपको स्क्रीनशॉट लेना है। थैंक्स क्लास।